हाँ तो मित्रों, मुद्दा है पूरे साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों अखबारों से आज के वीडियो में देखते हैं। और यहाँ एआई चैट जीपीटी से पूछ के कोई रेडीमेड लिस्ट नहीं है। मेरा खुद का एक एक्सेल फाइल में ट्रैकर रहता है कि क्योंकि हर महीने मुझे मंथली इकोनॉमी करंट अफेयर्स पढ़ाने हैं, तो मैं डेटा एंट्री करूँगा, टॉपिक वाइज उसे क्लासीफाई करूँगा। तो पूरे साल में करीब 621 हेडलाइंस बनती हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी के 621 टॉपिक्स हैं, क्योंकि एक ही समाचार वो बार बार ओवरलैप होगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी 2.0 सुधार, तो जब इंप्लीमेंट हुआ सितंबर में हेडलाइन बनी। उसके बाद पता चला अच्छा गुटखा पे अलग से एक्साइज लगाने की जरूरत होगी, नवंबर में हेडलाइन बनी। उसके बाद पता चला पान मसाला पे अलग से सेस बनाने का कानून चाहिए, दिसंबर में अलग हेडलाइन बनी। तो एक्सेल फाइल में 3 बार डेटा एंट्री होगी हेडलाइंस की, लेकिन मेरी नज़रों में केवल एक ही मुद्दा है, जीएसटी 2.0। तो अगर हम 3:1 का रेशियो लेके भी चलें तो 600 हेडलाइन के सामने 150 से 200 यूनिक इकोनॉमी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होने चाहिए पूरे साल में। हालांकि मेरे हिसाब से इससे भी कम होंगे, करीब 50, 80, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप समझो, कुछ ऐसी न्यूज़ है जो 3 बार नहीं 13 बार रिपीट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है, टैरिफ वॉर करता है, और उसके चलते भारत ब्रिटेन से लेके न्यूजीलैंड से लेके ओमान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातें करता है। 13 बार चीज़ें चर्चा में होंगी। उसी तरह एफपीआई वाले भारत से पैसा लेके भागे तो रुपया गिर के $1 का 90 हो जाता है। अब ये ऐसी चीज़ें 3 नहीं 13 बार आई होंगी। तो जब मैं और इसे कॉम्प्रेस करूंगा तो 600 के सामने 80 to 100 यूनिक इकोनॉमी टॉपिक्स होने चाहिए पूरे साल में। तो आज अभी इस 1 घंटे के वीडियो में वो 80 to 100 टॉपिक्स का हम एक ओवरव्यू लेंगे। हालांकि उसको तमीज़ से भी पढ़ना पड़ेगा कि एक एक छोटे फैक्ट्स को तैयार करना पड़े, तो वो 10 घंटे का काम है, 1 घंटे का काम नहीं। वो भी मैं ही करूँगा। हर साल इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की मेरी पूरे साल की सीरीज आती है। तो 2026 फरवरी में 5 तारीख गुरुवार से रात 9 बजे मैं शुरू करूँगा विन 26 सीरीज। उसमें एक नहीं 6-7 लेक्चर होंगे, करीब 10 एक घंटे की फ्री में पढ़ाई होगी। 50-100 पेज का अलग से हैंडआउट फ्री में बनेगा। वो सब फरवरी में हुआ। उससे पहले अभी आज ये 2 जनवरी को जो वीडियो बन रहा है, यहाँ पर मैं केवल उन चीज़ों का आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और इससे पहले दिसंबर 25 क्रिसमस से मेरा इकोनॉमी का प्रीलिम्स का कोर्स पीसीबी 15 शुरू हो चुका है। हालांकि अभी 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है, तो इट इज़ नॉट टू लेट टू ज्वाइन अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। और अनअकैडमी का न्यू ईयर ऑफर है 60% ऑफ। तो केवल 17,999 में जीएससी सेट प्रीलिम मेंस लाइव लेक्चर, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवेल्युएशन के साथ आप जुड़ सकते हैं विद द डिस्काउंट कोड mronal.org। इस पे और बात करेंगे, पहले हम पढ़ाई शुरू करें। तो देखिए, इकोनॉमी में 6 पिलर में पढ़ाता हूं, तो एनुअल करंट अफेयर्स भी 6 पिलर में ही होने चाहिए, रैंडम लिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला पिलर क्या है? मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। तो मनी के नाम पे सबसे पहले क्या? चेक बुक। आप चेक डिपॉजिट करो, उसके 3 घंटे में क्लियरेंस हो जाना चाहिए, पैसा मिल जाना चाहिए। ऐसा आरबीआई ने नियम बनाया था, 2026 से अमल होना था। लेकिन फिर एसबीआई ने कहा देखो, हमें 2025 में वर्ल्ड के बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड तो मिला है, बराबर है, लेकिन अभी लंच ब्रेक है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो सभी बैंकरों ने ये, अभी हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए दुरुस्त नहीं है, तो आरबीआई ने पोस्टपोन किया है। तो इस प्रकार से कंपनियों पर डेडलाइन का सख्ती से अमल नहीं करना 2025 का एक रिकरिंग थीम रहा है। चाहे ये चेकबुक क्लियरेंस की बात हो, या चाहे एयरलाइंस में पायलट को कितने घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए उसकी डीजीसीए की गाइडलाइंस हो, और उसके बाद इंडिगो का पूरा जो कांड हुआ, कंपनियों पर डेडलाइन का सख्ती से अमल नहीं। या फिर जैसे भारत में कफ सिरप फार्मा कंपनियों पे भी सब छूट है, मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की जान गई। इससे पहले भी गाम्बिया नाम के देश में हमारी दवाइयाँ कफ सिरप पी के 60 से ज़्यादा बच्चे जो मर गए। कंपनियों पर कोई सख्ती से अमल नहीं, सारी मर्दानगी सरकार की आम नागरिकों पे रही है। चाहे वो संचार साथी नाम का ऐप जबरदस्ती प्री इंस्टॉल करवाना हो, या फिर दिल्ली में पुराने वाहनों को बैन करना हो, या फिर गाड़ियों के मैनुअल में लिखा है कि भाई 10% से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग ना करना वरना हम वारंटी नहीं देंगे, फिर भी जबरदस्ती E20 वाला इथेनॉल भरवाना, और जब पब्लिक विरोध करे तो इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे के पॉजिटिव पीआर करवाना। ये जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी 2025 में काफ़ी ग्रो हुई, जिसको मोदी जी ने ऑरेंज इकोनॉमी का भी नाम दिया। अब आप दुविधा देखिए, एक तरफ सरकारी संस्थाओं में परमानेंट जॉब की जगह फिक्स सैलरी वाली 5 साल की नौकरी है 35,000 पगार में, और ये सब इन्फ्लुएंसर को लाखों करोड़ों मिलते हैं गवर्नमेंट की पॉजिटिव पीआर के लिए। अब आप कहे भाई तुम रविश कुमार के स्क्रिप्ट राइटर बनने की नौकरी का तैयारी करवा रहे हो या यूपीएससी पढ़ाई के लिए? तो देखिए, मैंने अभी तक आपको जो बताया
वो सब यूपीएससी में रेलेवेंट है मेंस, निबंध और इंटरव्यू में, लेकिन आपको उसे शालीन भाषा में प्रस्तुत करना होगा। समझते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब सरकार ने कंपनियों को बहुत परेशान नहीं करना चाहिए, इंस्पेक्शन नहीं करना चाहिए, तभी फॉरेन इन्वेस्टर भारत में आएंगी, विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, बराबर है। लेकिन फिर उनको बहुत छोड़ देते हैं तो ये पायलट को रेस्ट नहीं मिले, प्लेन क्रैश होने का डर रहे, या कब सिर्फ कंपनियां घटिया क्वालिटी का दवा बनाएं, बच्चे मर जाएं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो यूपीएससी मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है पब्लिक पॉलिसी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसमें ये सब रिफ्लेक्ट करने के लिखने के मुद्दे हुए। आगे 2022 में यूपीएससी ने एक निबंध पूछा, वीडियो पॉज करके देखिए, 4 3 2 1। हाँ, तो उस निबंध में भी यही रेलेवेंट एग्जाम्पल हुए ना, पायलट को रेस्ट मिलना चाहिए, कब सिर्फ डंका बनना चाहिए, तो पहले से इंस्पेक्शन नहीं किया, अभी जब कांड हो जाता है उसके बाद सरकार जाग के सख्ती करती है, इंस्पेक्शन बढ़ाती है, उसका क्या मतलब है। मेंस पेपर 2 पब्लिक पॉलिसी डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, तो उसमें पब्लिक कंसल्टेशन, लोगों की राय लेना, जन भागीदारी करना भी बहुत जरूरी है, वरना विरोध के बाद कंट्रोल Z दबा के डिसीजन अंडू करना पड़ता है, कैंसिल 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 करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में व्हीकल बैन करेंगे, पेट्रोल भरवाने गए उधर ही जब्त कर लेंगे, पब्लिक ने धमाल की तो फिर अंडू किया। संचार साथी अब जबरदस्ती प्री इंस्टॉल करवाया जाएगा, फिर पब्लिक ने विरोध किया तो अंडू किया। तो पब्लिक पॉलिसी डिजाइन में कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लिखने लायक एक मुद्दा हुआ, इंक्लूडिंग दिस केस स्टडीज। तो समझो इकोनॉमी या अखबार आपको देखने हैं, लेकिन रविश कुमार के स्क्रिप्ट राइटर के रूप में नहीं, यूपीएससी की पढ़ाई के रूप में उसे शालीन भाषा में ढालना चाहिए, तो आपको मेंस निबंध इंटरव्यू में उपयोगी रहता है। फिर वापस आते हैं, मैं आपको बता रहा था बैंकों में चेक डिपॉजिट किया 3 घंटे में सेटलमेंट होना चाहिए, ऐसा आरबीआई का नियम 2026 से लागू होना था, लेकिन बैंकों ने पोस्टपोन करवाया कि अभी हमारी तैयारी नहीं है। उसके बाद डिजिटल पेमेंट में भीम ऐप का वर्जन 3 निकाला गया, यूपीआई में बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए, अलग अलग देशों के साथ आरबीआई ने अग्रीमेंट करवाए ताकि हमारा यूपीआई उनके देश में काम कर सके। लेकिन ये सब फैक्ट्स पढ़ने बैठे समझो 15-20 मिनट इसी में चले जाएंगे, तो ऐसे फैक्ट्स मैं फरवरी में विन 26 सीरीज में पढ़ाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट के बाद नेक्स्ट मुद्दा होता है वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी में बिटकॉइन के भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। 2024 में जो एक बिटकॉइन $90,000 का था, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद उनकी नीतियों के चलते काफ़ी ऊपर जाता है कि एक बिटकॉइन का भाव $1.25 लाख तक पहुंच गया। अभी 2026 जनवरी में वापस 87,000 के आसपास चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले तो काफ़ी ऊपर ही है। इसका कारण है कि ट्रंप की प्रो बिटकॉइन पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, ट्रंप ने ये जितने गुनहगार थे, टैक्स चोर थे, मैक्सिकन ड्रग कार्टेल वाले थे, उनसे अमेरिकी सरकार ने जो बिटकॉइंस जब्त किए होंगे उनको एक तिजोरी में भरवाया जिसे कहा बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व। और इन बिटकॉइंस को बेच के जो डॉलर मिलेंगे उससे अमेरिकी सरकार अपनी योजनाएं चलाएगी, पुराना कर्जा चुकाएगी, ये सब बातें हुई। तो एक प्रकार से ट्रंप बिटकॉइन को सरकारी वैलिडिटी दे रहा है कि जैसे आरबीआई अपनी तिजोरी में गोल्ड रखती है, गोल्ड इज एन एसेट, तो ऐसा बिटकॉइन भी एक सरकारी एसेट बनने लगा। इस कारण से बहुत सारे और इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड वाले वो भी इसमें पैसा लगाएंगे। तो आप देखते हैं कि $1 लाख के ऊपर भाव चला जाता है। ट्रंप ने अपने नाम का भी एक डिजिटल कॉइन निकलवाया, ट्रंप का मीम कॉइन। ट्रंप ने एक कानून बनाया, जीनियस एक्ट, ताकि स्टेबल कॉइन को रेगुलेट किया जा सके। देखिए, जो एक बिटकॉइन है तो ऐसा कोई लिंक नहीं है कि गोल्ड के 1 किलोग्राम के हिसाब से बिटकॉइन का इतना भाव होगा। बिटकॉइन का जो भी भाव चलता है वो इन्वेस्टर जो भी सट्टा लगा रहे हैं उस हिसाब से। स्टेबल कॉइन थोड़ा अलग है कि मान लो पाकिस्तानी सरकार एक नया स्टेबल कॉइन निकाले जो डिजिटल स्वरूप में होगा, लेकिन कहे कि देखो ये एक स्टेबल कॉइन का भाव पाकिस्तान की खदानों में 100 ग्राम लिथियम के बराबर होगा और जिसको चाहिए तो आके हमसे उतना लिथियम ले जाना, ऐसा लिंक करके डिजिटल कॉइन निकाले, उसे कहते हैं स्टेबल कॉइन, क्योंकि उसका प्राइस स्टेबल रहेगा। तो ट्रंप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पाकिस्तान की सरकार के साथ ऐसा अग्रीमेंट किया है, स्टेबल कॉइन बनवाएंगे। अमेरिका में रेगुलेशन के लिए ट्रंप ने अलग से जीनियस एक्ट बनाया, ये सब चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान द्वारा अपनी प्राकृतिक संपत्ति, चाहे उसके पोर्ट्स हैं, फिशिंग राइट्स हैं, इनको गिरवी रख दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनवाने में, और अब ये वापस लिथियम वगैरह गिरवे रखेगा स्टेबल कॉइन बनवाने के लिए। चाइना का ही नाम लिया है। तो चीन ने भी सोचा कि जो हमारी करेंसी है, पेपर करेंसी, तो वो युआन को कागज़ में नहीं छापेंगे, उसको भी हम लोग डिजिटली जारी करेंगे। तो ऐसा डिजिटल उनका युआन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। पहले ये बात थी कि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, आपके वॉलेट में रहेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन 1 जनवरी 2026 से ऐसे डिजिटल युआन पर भी बैंकों का जितना ब्याज मिलता है सेविंग अकाउंट पे उतना मिलेगा। तो दिस इज़ अ यूनिक डेवलपमेंट, क्योंकि भारत, यूरोप, बाकी देश जो
एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसमें सीबीडीसी पर ब्याज देने की बात नहीं है। आरबीआई का नाम लिया तो आरबीआई की गवर्नरशिप आईएएस लॉबी के कब्जे में रही। 2018 से 24 तक शक्तिकांता दास आईएएस ऑफिसर उनके कब्जे में थी। वो हटे तो अभी 2025 से लेके मतलब 2024 दिसंबर से लेके संजय मल्होत्रा जो भी आईएएस ऑफिसर है उनके हाथ में। उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आया कि 2025 जनवरी से दिसंबर एक साल में क्या उखाड़ लिया। तो जो लोन की दरें होती हैं उससे कम करवाया। रेपो रेट जो पहले 6.50 था उसे कम करते करते 5.25 किया। महंगाई को काबू में ला दिया कि महंगाई जो पहले 4% थी उसको मुश्किल से 0.7% कर दिया। आरबीआई को टारगेट है कि 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा काम, करेंसी एक्सचेंज रेट तो उसको संभाल वो नहीं पाए। डॉलर जो करीब 85-86 पे चलता था उसका भाव बढ़ते बढ़ते 90 रुपीज़ के ऊपर चला गया। हालांकि फरवरी में जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो इस पर और चर्चा हम करेंगे। बैंकों की बात चल रही है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, हर महीने उसको इंस्टॉलमेंट चुकाना है, तो अगर 90 डेज से ज़्यादा तक उसका इंस्टॉलमेंट बाकी है तो हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब बैंकों ने जितने लोन दिए थे उसमें से अगर 100 रुपये का लोन है तो 11 रुपये का एनपीए हो गया है। ऐसा एकदम चरम पर था ये प्रॉब्लम 2017 में। ये आरबीआई के नए गवर्नर कहते हैं देखो मेरे राज में सब कंट्रोल में आ गया है, अब मुश्किल से 2% ही एनपीए बचा है। तो एनपीए इज ऑल टाइम लो और विजय माल्या की पीआर इज ऑल टाइम हाई। आई एम नॉट अ चोर पॉडकास्ट कर दिया, 30 मिलियन व्यू आ गए। जो ये बड़े बड़े कंपनियों के बैड लोन्स थे वो कंट्रोल में आ गए ऐसा आरबीआई बोलता है। लेकिन सामने क्रेडिट कार्ड्स, उसका एनपीए बहुत बढ़ रहा है कि पिछले साल 26,000 करोड़ का क्रेडिट कार्ड का एनपीए चल रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये है एआई के चलते आईटी सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नौकरी से हटा दिया गया। करीब 50,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। तो स्वाभाविक है वो लोग जो भी शॉपिंग करते थे, बिल चुकाते थे, बहुत सारा पैसा उनको चुकाने में दिक्कत आएगी। तो क्रेडिट कार्ड एनपीए इज़ अ बिग प्रॉब्लम और हो सकता है 2026 में ये पहले से भी ज़्यादा जटिल हो जाए। लोन की बात कर रहे हैं तो गोल्ड लोन्स। अब आरबीआई में समझो जब भी आईएएस के हाथ में आता है आरबीआई तो वो अपना वही राजसी दिमाग चालू करते हैं कि अब से किसी को भी गोल्ड गिरवे रख के अगर लोन लेना है तो पहले वो एक रसीद दिखाए गोल्ड लोन कंपनी को कि मैं ही इस गोल्ड का मालिक हूँ। ऐसा टाइट नियम बनाया। अब तकलीफ उसमें ये हुई कि बहुत सारे गरीब लोग, उनको समझो बाप दादा के ज़माने का गोल्ड है, शादी में मिला है, तो हर एक की रसीद कहाँ से लाएंगे। और वो कि गोल्ड लोन में गिरवे रख के लोन लेके ही वो अपना कुछ बिजनेस करना चाहे। तो तमिलनाडु के सीएम ने काफ़ी विरोध किया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी आरबीआई को कहा ये सब मत टाइट करो। तो फिर काफ़ी सब उसमें लिबरल कर दिया कि 2.5 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन लेना है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिख दो कि मेरा गोल्ड है, कोई आपको रसीद दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब भी चलते रहा। बैंकों के लोन को रिजॉल्व करने के लिए एक तो सरफायसी एक्ट है और दूसरा एक है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में बना। ये जो आईबीसी कोड है उसमें बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहती है कि हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ छोटा मोटा उसको अमेंडमेंट चेंज करने पड़ते हैं। तो अभी उसकी सब बोरिंग चीज़ों में नहीं जाएंगे, फेब्रुआरी विन 26 सीरीज में देखेंगे। तो ये सब मनी बैंकिंग के बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं पिलर 1C, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ठंडा ही रहा कि पूरे साल सेंसेक्स मुश्किल से 8% ग्रो किया। मतलब आप बैंकों में सपोज फिक्स डिपॉजिट करो 6-7% मिले, उससे 1% और ज़्यादा आपको मिला। स्वाभाविक है जो विदेशी निवेशक भारत में आए, धर्मशाला में तो पैसा रखने आए नहीं थे, उन्होंने देखा भारत के शेयर बाजार में मजा नहीं है, भागो इधर से। तो पैसा निकाल के वो चीन में और दूसरे देशों में जाने लगे। करीब 1.50 लाख करोड़ रुपीस लेके वो भागे। इस कारण से क्या होगा, उनको मिला रुपया। भारत के शेयर्स बेचे, रुपया उनको मिला। रुपये को उनको कन्वर्ट करेंगे वो डॉलर में, डॉलर लेके भागेंगे, डॉलर की शॉर्टेज हो गई तो डॉलर महंगा हो गया, 85 की जगह 90 रुपीज़ हो गया। और साथ ही साथ भारत की खुद की पब्लिक ने देखा भाई इसमें तो कुछ मज़ा नहीं है शेयर बाजार में, तो वो भी पैसा निकाल निकाल के गोल्ड इन्वेस्ट करने लगे। तो गोल्ड सिल्वर के भी भाव लाख लाख रुपए के ऊपर चले गए, हमने देखा। और रुपया डॉलर के मुकाबले गिर के 90 रुपीज़ हो गया, वो भी देखा। गोल्ड की काफ़ी खबरें रही, जैसे कि मान लो दुबई में गोल्ड का भाव चल रहा है कि 77,000 रुपीज़, तो भारत में 87,000 रुपये होगा। ये 10-12 हज़ार का फ़र्क क्यों है? क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं कस्टम ड्यूटी लगती है, जीएसटी लगता है। तो एक डीजीपी की बेटी थी और जो फिल्म एक्ट्रेस भी थी रन्या राव, वो स्मगलिंग शुरू करती है। आप नॉर्मली 1-1 किलो तक सोना लाओ तो बहुत परेशानी नहीं है, वो तो 14 किलो सोना अपने सब कपड़ों में छुपा के ला रही थी, फिर पकड़ी गई। तो ये गोल्ड आर्बिट्राज और उसके चलते गोल्ड स्मगलिंग वो एक बड़ी समस्या रहा।
गोल्ड का भाव 2019 में 35,000 रुपये था, बढ़ते बढ़ते 1 लाख के ऊपर क्रॉस हो गया। अब सरकार की तरफ से आरबीआई ने एक खास किस्म का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट निकाला था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। वो कैसी चीज़ है कि मैं 35,000 रुपये दे के वो खरीदूं 2019 में, हर साल वो मुझे करीब 2-3% ब्याज देंगे, और मैच्योरिटी पीरियड पर उस वक्त मान लो 10 ग्राम गोल्ड का भाव चल रहा है ₹1,00,000, तो सरकार और आरबीआई मुझे ₹1,00,000 वापस करे। ऐसा ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, तो उन्होंने निकालते तो निकाल दिया, फिर गले में हड्डी फंस गई कि भाई ये तो करीब 185% ज़्यादा हमको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा नहीं पड़ेगा, पुराने जिनको गोल्ड बॉन्ड्स बेचे थे उनका हम ऑनर करेंगे, उनको पैसा वापस देंगे, पर अब से नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं निकालने, हम कान पकड़ते हैं। सरकार ने ऐसे ही ग्रीन बॉन्ड्स निकाले, इन्वेस्टर हमको पैसा दे, उससे ये सब सोलर विंड प्रोजेक्ट हम कराएंगे। लेकिन उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट काफ़ी फीका रहा, क्योंकि इसमें समझिए कोई ज़्यादा प्रॉफिट या कमाई होती नहीं। 2025 जनवरी में सरकार के लिए आरबीआई ने ऐसे जितने बॉन्ड्स इशू कराए थे, उसमें से 70% लोगों ने वो सारे बॉन्ड्स खरीदे नहीं। मतलब समझो कि सिनेमा की 70% टिकटें बिकी नहीं। तो ये काफ़ी फ्लॉप रहा, इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात मानी। बॉन्ड के बाद शेयर बाजार में जाते हैं, तो शेयर बाजार को रेगुलेट करे सेबी। सेबी भी आईएस लॉबी के कब्जे में आ गई। पहले यहाँ पर बॉस थी माधवीपुरी बुच, जो आईएम से थी, आईसीआईसीआई बैंक में काम किया था, लेकिन उन पर यह अदानी हिंडनबर्ग का सब कंट्रोवर्सी चला, तो उनको फिर एक्सटेंशन नहीं मिला, और उसकी जगह आईएस तुहिन कांता पांडे को सब कंट्रोल दिया है। अदानी भी नेगेटिव न्यूज़ में रहे, वो हिंडनबर्ग और सब। अमेरिका की कोर्ट से समन आ गया। मामला कुछ ऐसा था कि अदानी ने अमेरिका में अपने कुछ शेयर बॉन्ड इशू करवाए होंगे, वहाँ के इन्वेस्टर से पैसा लिया। अब उन पैसों से उन्होंने भारत में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत दी कि मेरा सोलर प्रोजेक्ट आप अप्रूव करा दो। अब अमेरिका में ऐसे कानून है कि वहाँ के इन्वेस्टर से पैसा उठाए तो उधर आपको सब डिक्लेयर करना होगा कि किसको रिश्वत दी है। तो ये सब के चलते जो भी कांड हुआ या केस चल रहा है, तो अदानी को अमेरिका की कोर्ट से सीधा समन नहीं आ सकता, क्योंकि आप समझते हैं भारत अलग देश है, अमेरिका अलग देश है। लेकिन एक हेग कन्वेंशन है, उस संधि में हमने साइन किया है। तो वो ऐसा कि अमेरिका से वो नोटिस गया, दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसके पास गया होगा, वहाँ से गुजरात में अहमदाबाद कोर्ट को गया, और अहमदाबाद की कोर्ट ने समन दिया अदानी को। क्यों? क्योंकि अदानी का रहने का एड्रेस उन्होंने अहमदाबाद का लिखा है। तो दैट वाज हेग सर्विस कन्वेंशन। आईपीओ की बात करें तो मज़ा थोड़ा कम रहा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ काफ़ी सफल रहा, जिसने खरीदा लिस्टिंग डे पे काफ़ी उसको प्रॉफिट हुआ। बट ऑन एन एवरेज जो कंपनियाँ आई उसमें मामला फीका रहा, जैसे लेंसकार्ट वगैरह। शेयर बाजार पर एक कम चर्चा में रही सोलोव पैराडॉक्स। रॉबर्ट सोलोव नाम के एक जो इकोनॉमिस्ट थे अमेरिका में, उनका ये कहना था ये सब एआई टेक बबल के चलते गुब्बारा फूलेगा और एक दिन फट जाएगा, शेयर मार्केट बर्बाद होगा। क्योंकि इसके पहले भी इतिहास में ये हो चुका है। इस साल 2000 के आसपास .com बबल, वो भी ऐसा शेयर बाजार का गुब्बारा था, फटा, अमेरिका में इन्वेस्टर के $5 ट्रिलियन बर्बाद हो गए। 5 ट्रिलियन मतलब समझो अपने भारत देश का एक साल का जीडीपी $4 ट्रिलियन है। एक साल हमने जितना पैदा किया उससे भी ज़्यादा, उतना पैसा एक बार में तबाह हो गया। इसका क्या पुनरावर्तन होगा? कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं होगा। उसका कारण ये है कि अमेरिका में ये जो फेसबुक, टेस्ला, गूगल आदि 7 बड़े टेक जायंट्स हैं, उनको मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है। उनके शेयर्स के भाव 2 गुने 4 गुने बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जबकि उनकी कंपनियों का इनकम प्रॉफिट उतना है नहीं, तो गुब्बारा बन रहा है। जैसे भारत देश का मैंने अभी आपको बताया जीडीपी कितना है, $4 ट्रिलियन। एक साल में हमने इतना पैदा किया सब। एनवीडिया नाम की एक कंपनी है जो ये ग्राफिक्स कार्ड और एआई प्रोसेसर यूनिट बनाती है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया $5 ट्रिलियन। तो ये सब अब हिसाब में बैठ नहीं रहा, ये गुब्बारा एक दिन फटेगा, ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं। मान लीजिए कटोरी में एक एप्पल का भाव है ₹10। ऐसे में अगर 5 एप्पल रखूँ तो टोटल वैल्यू क्या हुई? ₹50। तो उसी तरह टेस्ला कंपनी के एक शेयर का भाव मान लो $400 है, और ऐसे 1, 2, 3, 4 बोल के 3.5 बिलियन यूनिट शेयर हैं। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करे, वैल्यू कितनी आएगी? करीब $1.3 ट्रिलियन। ये हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो एनवीडिया कंपनी का करीब $5 ट्रिलियन मार्केट कैप है। अब टेस्ला में ये जो $1.3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इलॉन मस्क ने कहा कि मुझे 10 साल का आप टाइम दो, इसको मैं बढ़ा के $8.5 ट्रिलियन करा दूंगा। ऐसे जोरदार सब रोबोट्स और कार्स और सब लॉन्च करेंगे, और इसके बदले में
टेस्ला कंपनी मुझे $1 ट्रिलियन का सैलरी पैकेज दे दे, वरना मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं चला गया तो आपका चेहरा चला जाएगा, तो कोई आपकी गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। तो इसे कहा गया की मैन रिस्क। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट और वो सब कंपनियों में की मैन रिस्क नहीं है, क्योंकि सुंदर पिचाई या सत्या नदेला कौन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम या लैपटॉप खरीदेगा वो खरीदेगा। लेकिन इलॉन मस्क ने अपनी ऐसी इमेज बना दी है कि मैं नहीं रहूँगा तो कोई टेस्ला नहीं खरीदेगा। दिस इज़ कॉल्ड की मैन रिस्क। आगे, मान लो भारत देश में एक साल में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर में हमने नई चीज़ें पैदा की, उसका टोटल वैल्यू था ₹100, जो हमारा जीडीपी है। लेकिन सामने अगर शेयर बाजार की वैल्यू आप निकालो, ₹140 आए, तो आप क्या कहेंगे? एक गुब्बारा है, इसे टेक्निकली बोलते हैं ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। ये गुब्बारा अच्छी बात नहीं है। ये गुब्बारा बड़ा होने का एक कारण है वायदा बाजार, मतलब फ्यूचर ऑप्शन मार्केट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन वगैरह, जहां पर सट्टा लगाया जाता है कि अच्छा, अदानी का शेयर अगर इतना जाएगा तो मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, ये ऐसी बातें होती है। अब तकलीफ क्या है कि 10 लोग जो एफएनओ में जाते हैं उसमें से 9 लोगों का पैसा डूबता है, ऐसा सेबी ने खुद के रिपोर्ट में बोला है। लेकिन फिर भी सब गरीब लोग आ जाते हैं। गरीब लोग आ जाते हैं क्योंकि सेबी ने अलाउ किया है कि तुम्हारे पास अगर पूरे साल में 1,20,000 भी कमाते हो, तुम भी खाता खोल सकते हो। तो गरीब लोग भी खाता खोलें, जबकि उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। इसे हम कहते हैं सैचेटाइजेशन। मतलब समझो, शैम्पू का बड़ा बॉटल है, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता तो ₹1-1 के सैचे निकाले। अब उसी तरह इनके सब बकरा बनाने के लिए ये नियम कर दिए हैं, विच इज़ नॉट गुड। इकोनॉमिक सर्वे ने खुद कहा कि ये सब गरीबों को अलाउ नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप देखिए, ये जितनी ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग ऐप्स थी, कानून से सरकार ने बैन करा दिया, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन मार्केट को वो बैन नहीं करा रही। अच्छा चलो, बैन नहीं करा है, पर कम से कम कुछ इनकम लिमिट रखो ना, कि जो 12 लाख 15 लाख से कम कमाते हैं उसको मत अलाउ करो। कांड और भी हुए हैं। एक अमेरिकन कंपनी थी जेन स्ट्रीट, उसने सबको बकरा बनाया और 4,800 करोड़ का कांड किया। कैसे? फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में। हालांकि बाद में उसने जुर्माना भर दिया सेबी को, सेबी ने वापस कहा तुम चालू रखो अपना। और भारत ही नहीं, विदेशों में भी ऐसे कांड हो रहे हैं। चाइना में एक रियल एस्टेट कंपनी थी एवरग्रांडे, उसने अपने बॉन्ड्स निकाले, शेयर्स कुछ निकाले, और सब बिल्डिंग बनाई, बिकी नहीं, सब कोलैप्स हुआ। तो एक ज़माने में जिसकी वैल्यू $51 बिलियन थी, उसके शेयर सब डीलिस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर। अनंत अंबानी को रिलायंस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, और उसको सालाना 10 से 20 करोड़ रुपए की सैलरी तो मिलेगी। जब जब वो घूमने जाएगा तो उसकी बीवी, नौकर चाकर, सबके प्लेन का रहने का खर्चा भी रिलायंस कंपनी उठाएगी। ऐसा मस्त उसको पैकेज मिल गया। जो बाकी माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका ये शिकायत है कि देखो, अनंत के जो दूसरे भाई बहन हैं, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, उनका तो कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ एमबीए करके आए हैं, छोटा मोटा जियो वगैरह चला रहे हैं। इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई ढंग की उम्र नहीं, अनुभव नहीं, फिर भी उसको ये सब मिल रहा है। तो नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बहुत सारी और जगहों पर भी है। ये प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछेगा, मेंस निबंध में सोचने की बात है। आगे बढ़ते हैं, शेयर बाजार के बाद पिलर 1D, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी लोग एक एक भारतीय कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहले 74% तक लिमिट थी, जिसे बढ़ा के किया 100%। हालांकि उसमें कुछ शर्तें हैं कि कंपनी के इतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो भारतीय होने चाहिए, ये सारा पैसा भारत में इन्वेस्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इंश्योरेंस में गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार फ्री में दे रही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हालांकि कुछ राज्यों में इसका अमल नहीं हुआ था, क्योंकि ये ऐसी योजना है जिसमें राज्यों ने भी कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना होता है। तो वेस्ट बंगाल में अमल नहीं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब अमल नहीं। हालांकि अब बीजेपी की सरकार आई तो उधर अमल हुआ। और उसी तरह केंद्र और राज्यों के बीच ये झगड़े चलते रहे योजनाओं के, और भी मुद्दे रहे थे। एजुकेशन की एक पीएम श्री योजना है, केरला ने पहले काम नहीं अमल करेंगे, फिर मोदी सरकार ने ब्लैकमेल किया तो हम तुम्हें किसी एजुकेशन स्कीम का पैसा नहीं देंगे, तो अब केरला ने बोला अमल करेंगे। उसी तरह तमिलनाडु सरकार को 3 भाषा की जो शिक्षा नीति है उससे विरोध है। मनरेगा स्कीम का नाम बदल के जी राम जी किया, और उसमें राज्य सरकार ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा। तो फेडरलिज्म में काफ़ी सारे योजनाओं के रिलेटेड झगड़े रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में IRDAI रेगुलेटर है, उन्होंने एक बीमा सुगम पोर्टल बनाया है कि जहां पर आपको अलग अलग कंपनियों की सारी पॉलिसी मिले, उसको आप परचेस करो, स्टोर करो, कॉम्पेंसेशन क्लेम करो। तो policybazaar.com, लेकिन सरकारी स्वरूप, ऐसा कुछ बन रहा है, जो एक बड़ी बात है। छोटा मोटा और भी बहुत कुछ, पर आगे बढ़ते हैं। पिलर 1D2, दैट इज पेंशन। तो पेंशन में क्या है? ईपीएफओ कैसी चीज़ है कि उसमें मजदूर और मालिक थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफओ में। जो
शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हो और वहाँ से मजदूर को पेंशन, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड ये सब मिलता है। अब इसमें सरकार ने नए बजट में ये बोला था कि जो फ्रेशर है जिसको फर्स्ट टाइम जॉब मिला है तो सरकार उसके ईपीएफओ खाते में 15,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेगी, जिसे पहले बोला था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके बाद अब बोला प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अब आपने ईपीएफओ में ज्वाइन किया, फैक्ट्री में आपने कुछ साल काम किया, आपकी नौकरी चली गई, तो बेरोजगार हो तो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट किया हुआ कितना पैसा आप निकाल सकते हो? 75%, 100%, 1 महीने में निकाल सकते हो, 2 साल में निकाल सकते हो। इसमें कुछ नियमों में वो ट्यून अप करना चाहते हैं, जो मेरे हिसाब से सब्सक्राइबर के हित में था, लेकिन ईपीएफओ ठीक से समझा नहीं पाया, तो फिर उसको अंडू करना पड़ा, तो वो सब डबल डोल की काफ़ी सब चला है। पेंशन में और भी चला सब की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एनपीएस की जगह एश्योर्ड पेंशन मिले, उसकी यूपीएस योजना होगी, वो सब पहले भी मैं कई बार पढ़ा चुका। 1D3 फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, मतलब गरीबों को भी सब इंश्योरेंस, पेंशन, बैंक सब सुविधा होनी चाहिए। अब आप समझिए जैसे आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो एक जीरोदा नाम की ऐप इंस्टॉल करेंगे, वो कहेंगे तुम्हारा केवाईसी करो, नो योर कस्टमर, क्योंकि एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें ये कंपलसरी है। तो केवाईसी जीरोदा में कैसे होता है कि वो कहेगा देखो तुम स्क्रीन पे लिखा जो नंबर है उसको एक कागज़ पे लिखो और अपने पास ऐसा खड़ा रख के अपना फ़ोटो खींचो। अब अगर कोई एसिड अटैक विक्टिम है तो वो भी ऐसा फ़ोटो अपना खींचेगा केवाईसी के लिए, लेकिन हो सकता है उसका एआई सॉफ्टवेयर डिटेक्ट ही नहीं कर पाए कि हमको इंसान जैसा चेहरा दिखता नहीं है, रिजेक्ट हो जाए। तो ये तो गलत हो रहा है कि फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के लिए डिजिटल केवाईसी उपयोगी नहीं। उसी तरह कुछ और हो, क्या फ़ोन पे जवाब दे दो, वीडियो कॉल करो। अब कोई अगर गूंगा है, सुन नहीं पा रहा है, हाउ विल ही डू दैट? तो कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि ये सब चीज़ों में पीएच फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत राइट टू डिजिटल एक्सेस भी एक अधिकार है। तो दैट वाज पिलर 1। आगे बढ़ते हैं पिलर 2, बजट टैक्सेशन। अच्छा मित्रों, ये जो हमारा न्यू ईयर ऑफर है उसमें एक और चीज़ दी जा रही है, सीएससी एश्योर। वो ऐसी बात है कि हमसे पढ़ने के बाद भी अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते तो आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन फ्री में दिया जाएगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें। पहला, 18 मंथ या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया हो। दूसरा, नियमित रूप से हमारे क्लासेस और मॉक टेस्ट दिए हों, उसके बाद भी नहीं क्लियर होता है तो आपको और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलता है। तो सेकंड पिलर है बजट टैक्सेशन। 2025 बजट में इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को काफ़ी राहत दिलवाई कि पहले 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं था, अब 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं। फिर जो पुरानी बोतल थी दारू की, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट, तो सरकार ने कहा देखो वही शराब नई बोतल में भरते हैं, उसको कहे इनकम टैक्स एक्ट बिल 2025। हालांकि जितनी उम्मीद थी लोगों को उतनी कोई राहत इसमें है नहीं। ज़्यादातर रिफॉर्म कैसे हैं कि मान लो पहले 5 लाख शब्दों में कानून लिखा था तो उन्होंने कॉम्प्रेस करके 3 लाख शब्दों में कानून लिखा है, सरल बनाया है। बिटकॉइन पर कितना टैक्स लगेगा वो तो पहले ही बोल दिया था 30%, लेकिन वो कानून में ऐड कर दिया था कि कोई कोर्ट में जाके उल्टा जजमेंट नहीं लाए। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को छूट दी है कि तुम ये सब टैक्स चोरों के ईमेल पढ़ सकते हो, सोशल मीडिया स्पाई कर सकते हो, तो प्राइवेसी कानून होगा, ये भी एक कंट्रोवर्सी चली। इनकम टैक्स के बाद जीएसटी में सुधार कि पहले 2017 से जो जीएसटी आया था तो 5, 12, 18, 28%, उसके अलावा मेटल पर थोड़े अलग जात के टैक्स लगते थे, उसको चेंज करके सरल किया कि सितंबर 2025 से 5% और 18% स्लैब, उसमें ज़्यादातर चीज़ें आ गई, और ये बड़ी सी गाड़ियाँ और कुछ चीज़ों पर 40% जीएसटी रहेगा। इसके चलते इंश्योरेंस, प्रोसेस पनीर, स्टेशनरी, छोटी गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी। अब आप समझो अगर जीएसटी कम होगा, चीज़ें सस्ती होगी, तो आप पहले से ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। अब आप जीडीपी की फॉर्मूला याद करें। जीडीपी क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो सी फॉर कंजम्पशन बढ़ेगा उतना जीडीपी बढ़ेगा। तो सरकार ने डेटा रिलीज किया 8.2% जीडीपी ग्रोथ। अब आप जरा समझो कि 8.2% पूरे साल का नहीं, सिर्फ अप्रैल से सितंबर वाले क्वार्टर का है। मतलब ये ऐसी बात है कि 2024 के अप्रैल से सितंबर में 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ था, उसके मुकाबले 2025 के अप्रैल से सितंबर में 108 रुपये का प्रोडक्शन हुआ। क्वार्टरली ग्रोथ 8% हो गया। पूरे साल का ग्रोथ तो अभी वो रिलीज करेंगे, वो करीब 6.3 से 6.8% रहने की इकोनॉमिक सर्वे ने आशा जताई थी,
हालांकि बाद में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने खुद बोल दिया कि भाई मैंने इतना प्रिडिक्शन किया था, इसमें आप 0.5% माइनस कर दो, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ वॉर के चलते इंडिया का एक्स फॉर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो जीडीपी फॉर्मूला में एक्सपोर्ट कम होता है तो जीडीपी भी कम हो जाएगा। यार ये तो पूरे साल का जो डेटा आएगा वो इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ेंगे, तो फरवरी महीने में हम ये देखेंगे विथ Win26 सीरीज। 5 फरवरी से मैं वो शुरू करूंगा, रात 9 बजे क्लास होगी, फ्री क्लास होगी अनअकैडमी पर। इसका पूरा शेड्यूल आपको mrunal.org/Win26 पे मिल जाएगा, इंक्लूडिंग हैंडआउट, पावर पॉइंट, सब कुछ। वापस आते हैं, मैं आपको बता रहा था जीएसटी में सुधार हुआ। अब सुधार जो किया उसके चलते टॉबैको पान मसाला के ऊपर कुछ चीज़ें जटिल हो गई, तो सरकार ने वहाँ पर कुछ अलग टैक्स बनाए हैं। तो गुटखा टॉबैको प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला पर हेल्थ सिक्योरिटी सेस, इसके लिए 2 अलग अलग कानून वो नवंबर दिसंबर के पार्लियामेंट सेशन में हुए, उसका मैं अलग वीडियो डिटेल में बना चुका। अब आप देखिए केंद्र सरकार ऐसे जो भी इनकम टैक्स, जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम, सारे टैक्स लिए मान लो 100 रुपये के, तो सारे 100 रुपये केंद्र अपने पास नहीं रख सकता, उसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं टैक्स डेवोल्यूशन। उसकी फॉर्मूला कौन तय करता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो 15वां फाइनेंस कमीशन एनके सिंह, उन्होंने बोला 100 में से 41 रुपीज़ नीचे देने हैं। खैर अभी 16वां फाइनेंस कमीशन डॉक्टर अरविंद पनागरिया, उनका रिपोर्ट जो आएगा 2026 से 31 के लिए वैलिड होगा। अब वो कितना टैक्स डेवोल्यूशन करेंगे, सभी राज्यों ने तो ऐसा बोला है कि हमको 50% हिस्सा चाहिए। खैर वो रिपोर्ट आएगा तो हम देखेंगे। टैक्सेशन के बाद दूसरा मुद्दा बजट में क्या आता है? सब्सिडी। तो सब्सिडी तो काफ़ी सब राज्यों में बांटी गई इलेक्शन के दौरान। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना 1500 रुपये, उसमें पता चला कुछ भाइयों को भी ये तो योजना मिल गई। कुछ महिलाएं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो कायदे से उनको नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने भी लाभ ले लिया। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए कि आप इससे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो। पंजाब में गरीबों को मुफ्त बिजली, कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त बस राइड, केरला में भी ऐसा सब, और उसके चलते उनके फिजिकल प्रॉब्लम। तो पूरा साल ये रेवड़ी कल्चर चर्चा में रहा। हालांकि इसका जस्टिफिकेशन भी है। जस्टिफिकेशन ये है कि पिछले 15 सालों में कंपनियों का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी मुश्किल से 5% बढ़ी है, और महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब इन सब के बीच सरकार क्या कर सकती है? आप कहे सरकार अदानी अंबानी को बोल दें कि सबकी सैलरी बढ़ाओ, अगर ऐसा हुआ तो वो कहेंगे हम जाके बांग्लादेश में फैक्ट्री खोलते हैं, या फॉरेन इन्वेस्टर भारत में आना कम कर देंगे। तो उनको प्रेशर डाल नहीं सकते, पब्लिक परेशान है, इलेक्शन भी जीतने हैं, सब कुछ आप कंबाइन करें, देन इट रिजल्ट्स इनटू दिस रेवड़ी कल्चर। सैलरी की हम बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़नी चाहिए, उसके लिए समय समय पर वेतन आयोग यानी पे कमीशन बनते हैं। तो 7वां पे कमीशन जस्टिस ए के माथुर वो 2014 से 16 में बना, तो अब तक उन्हीं का सब चल रहा था। अभी 8वां पे कमीशन बना है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, वो 2026 में वो अपना काम शुरू करेंगे और उस हिसाब से रिपोर्ट आएगा तब हम देखेंगे। तो हमने टैक्सेशन की बात की, सब्सिडी, सैलरीज की बात करी। उसके बाद मुद्दा क्या आता है बजट में? फिजिकल डेफिसिट, की सरकार की इनकम के मुकाबले खर्चे ज़्यादा है तो बाजार से लोन लेना पड़ता है, जिसको हम कहें फिजिकल डेफिसिट। हालांकि वो तो अगले महीने फरवरी में जो नया बजट आएगा उसी के साथ हम एक बार में देख लेंगे। तो पिलर 2 इज ओवर, नाउ वी मूव टू पिलर 3, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा कि डॉलर काफ़ी मजबूत हो गया। डॉलर मजबूत कब होता है? जब भारत में उसकी शॉर्टेज हो जाए। तो भारत में डॉलर की तंगी के 3 कारण रहे। ट्रम्प का टैरिफ वॉर, भारत पे 25% टैक्स लगाऊंगा और तुम सब इंडियन रशिया का ऑयल खरीदते हो तो और 25% जुर्माना, तो 50% टैरिफ। इसके चलते भारत का एक्सपोर्ट कम होगा, डॉलर्स कम आएंगे। दूसरा कारण रहा कि शेयर बाजार ठंडा चला, इसके चलते पब्लिक ने गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्ट किया। जितना गोल्ड बाहर से इंपोर्ट किया तो डॉलर चुकाए होंगे, तो भारत में डॉलर कम बचे। और तीसरा मैंने आपको बताया शेयर बाजार क्योंकि ठंडा रहा, तो एफपीआई वाले भारत के शेयर बाजार से अपने शेयर्स बेच के 1.5 लाख करोड़ रुपए और उसको वो डॉलर में कन्वर्ट करा के भाग गए, तो डॉलर की शॉर्टेज हो गई। ये सब के चलते $1 करीब 86 का जो चलता था 90 के ऊपर चला गया। अब पिछले जो गवर्नर थे शक्तिकांता दास, उन्होंने अपनी फॉरेक्स रिजर्व मतलब आरबीआई की तिजोरी है उसमें से डॉलर बेच बेच के मार्केट में सप्लाई स्टेबल करने की कोशिश की। लेकिन जो नए गवर्नर आए संजय मल्होत्रा, उनका ये कहना है भाई ये तो मैं रोज उठ के अपनी तिजोरी से डॉलर ही बेचता रहूं, तो ये आग बुझाने के चक्कर में तिजोरी खाली हो जाएगा। तो उन्होंने छोड़ दिया, लेट द मार्केट डिसाइड, तो गिरने दो जितना गिरता है। तो 90 रुपीज़ हो गया $1।
2025 उसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया हो तो ऐसा एक आदमी कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। और उसकी नीतियाँ, टैरिफ वॉर घोषित किया, ये सब इमिग्रेंट वर्कर्स कम होने चाहिए, H1B वीज़ा उस पर हम रोक लगाएंगे, तुमको इधर आना है तो इतने लाख डॉलर इन्वेस्ट करो, ऐसा गोल्ड कार्ड देंगे। अमेरिका में काम करने वाले इंडियंस अपनी फैमिली को भारत पैसा भेजे, उस पर 2-5% और टैक्स लगाऊंगा, रेमिटेंस टैक्स। फिर अमेरिका की सरकार के खर्चे कम करने इसके लिए एक डॉज नाम की संस्था बनाई, उसमें इलॉन मस्क को साहिब बनाया। फिर ट्रंप और इलॉन मस्क का विवाद हुआ, वो सब चला। एंड अल्टीमेटली ट्रंप अपना एक बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आया, मतलब ऐसा कानून कि जहाँ पर मैक्सिको की बॉर्डर को बड़ा करने के लिए, वहाँ पर दीवार बनाने के लिए इतना खर्च करेंगे, मिलिट्री को इतना पैसा देंगे, ये सब गरीबों को जितना सब्सिडी में पैसा जाता है वो कम करेंगे, वगैरह वगैरह। अब 2025 में टैरिफ वॉर की आग में दुनिया जलती रही, तो उस वक्त रोम में जैसे नीरो फिडल बजा रहा था तो WTO ने फिडल ही बजाया, कुछ किया नहीं। जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्या है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करो, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करो। लेकिन WTO की एक खामी यह है कि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा डेमोक्रेसी है। WTO में कोई भी निर्णय लेना है तो जितने उसके मेंबर स्टेट हैं, मान लो 180, तो सभी देशों ने यस में वोट करना पड़ेगा। एक भी देश अगर ना में वोट करेगा तो प्रपोजल पास नहीं होगा। तो ट्रंप वो इसी का फायदा उठाता है, कोई भी प्रपोजल आए ना बोल देता है। यहाँ तक कि WTO की जो डायरेक्टर जनरल है, वो मैडम ने खुद माना कि ये जो कंसेंसस का हमारा मॉडल है, ये हर एक 100% वोट फेवर में होना चाहिए, इससे काम रोका पड़ा है। तो ये मेंस निबंध में रिफ्लेक्ट करने की बात है कि टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो एन ऑब्स्टेकल। इनफैक्ट कुछ सालों पहले इकोनॉमिक सर्वे ने ये लिखा कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी उसके ग्रोथ का एक कारण है, क्योंकि वहाँ की सरकार जो चाहे ऐसे फैसले ले सकते, सबको खुश करना नहीं, गरीबों का ये हो जाएगा, वो वोट नहीं देगा, उनको चिंता नहीं। सिंगापुर में नाम की डेमोक्रेसी है, बाकी वो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप टाइप का ही सब चलता है। उसका भी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे का डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण है। आगे बढ़ते हैं। चीन का नाम लिया तो वेपनाइजिंग द सप्लाई चेन, क्योंकि आप जानते हैं चीन के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है। 2025 में उसने कहा कि ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर मैं नहीं एक्सपोर्ट करूंगा, रेयर मैग्नेट जिससे ये सब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पार्ट्स बनते नहीं एक्सपोर्ट करूंगा, ताकि जापान से लेके अमेरिका से लेके इंडिया जो भी उसकी बात नहीं माने, उसके विरोध में जाए, उन सबको सबक सिखाया जा सके। हालांकि उसके बाद ट्रंप के साथ, क्योंकि चीन की बन नहीं रही थी, भारत और रशिया की भी ट्रंप के साथ नहीं बन रही थी, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई, वहाँ पर रशिया, इंडिया, चाइना के लीडर्स साथ में आ जाते हैं। और उस RIC ग्रुप की मीटिंग में चीन के प्रेसिडेंट भारत को छूट देते हैं कि ठीक है, रेयर मैग्नेट बैन वगैरह मैंने किया था, अपन टेम्पररी में आपको मदद सहायता करूंगा। तो यहाँ से भी मेंस और निबंध का रिफ्लेक्शन है कि कूटनीति में, डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है। यही अमेरिका जो भारत का बिडेन के ज़माने में अच्छा दोस्त था, आज की तारीख में देखो उल्टा चल रहा है। और ट्रंप की इन्हीं नीतियों के चलते बाकी भी देश भारत से अब मित्रता करने लगे। इंडिया और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया, तो ब्रिटेन से आने वाली बर्बन, विस्की, महंगी गाड़ियाँ, वो सब हमारे लिए सस्ता होगा। हमारा सब एग्रीकल्चर का सामान वहाँ एक्सपोर्ट हो पाएगा, कम टैक्स लगेगा। अब ये असल में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का नेगोशिएशन कई सालों से चल रहा था, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप पाएंगे 2019 से लेकर 24 में ही ब्रिटेन में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। तो एक के साथ हम डील करें उतने में वो बदल जाए। हालांकि अब क्योंकि ट्रंप का प्रेशर उधर से बनने लगा, तो ब्रिटेन को भी कुछ करना था, तो फाइनली डील हुआ। तो आपदा में भी अवसर होता है, क्राइसिस ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़। और उसी प्रकार ओमान से लेकर न्यूजीलैंड के साथ हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या तो हो गए या पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगोशिएशन चल रहे हैं। और ट्रंप की इन्हीं सब बुलिंग के चलते यूरोपियन यूनियन भी अपने फ्लाइंग यूनिकॉर्न, हवाई घोड़े से नीचे उतरा और भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए अब उत्साह दिखा रहा है। कहा कि देखिए, भारत से आने वाले स्टील और बाकी सामान पर हम लोग कार्बन टैक्स लगाने की, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाने की जो बात करते थे, उसमें इंडिया को छूट देंगे। भारत से जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट होती है, उसमें हम लोग सर्टिफिकेट मांग रहे थे यूरोप वाले कि तुमने कोई पेड़ जंगल नहीं काटे, ऐसा सर्टिफिकेट दो, तो वो सब डिफॉरेस्टेशन रूल में भी भारत को छूट देंगे। पर मोदी जी आइए और हम एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा सामान अमेरिका तो एक्सपोर्ट कम हो पा रहा है, तो भारत की तरफ ज़्यादा करना है। तो अगेन, नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स।
हालांकि यूरोपियन यूनियन का ये जो फ्लाइंग यूनिकॉर्न है वो कुछ तो घोड़े हवा में उड़ते ही रहते हैं। कि देखो, रशिया की एक रोजनेफ्ट कंपनी है, उसने भारत की एक नायरा नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, और यूक्रेन युद्ध के चलते हम सैंक्शन लगाएंगे तो नायरा से जो एक्सपोर्ट हो रहा था क्रूड ऑयल, उस पर यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाया। अब ये तो छोटी खबर है, लेकिन कुछ वक्त क्या होता है, चाय से ज़्यादा किटली गर्म हो जाती है। तो बेगानी शादी में माइक्रोसॉफ्ट दीवाना हो गया कि देखो, नायरा को यूरोपियन यूनियन में बैन किया है ना, तो नायरा कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट से जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वन ड्राइव, ये सब सब्सक्रिप्शन लिया होगा, क्लाउड सर्विस ली होगी, वो सब हम स्टॉप करते हैं। तब सोचो, भारत की कंपनी है, भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर खरीदा, तो उसको बैन कौन करा सकता है? भारत सरकार कुछ कानून से बोल दे तो बराबर है, यूरोपियन यूनियन उधर कुछ कर रहा है, तो इधर बेगानी शादी में माइक्रोसॉफ्ट को नाचने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कि हमारी डिजिटल सॉवेरेनिटी नहीं है। भारत में क्या होगा वो यूरोपियन यूनियन तय कर रहा है। तो डिजिटल सॉवेरेनिटी का एक नया कानून बनाना चाहिए, ये भी एक मुद्दा चर्चा में रहा। पिलर 3 में इसके अलावा तो सब ये इंटरनेशनल ग्रुपिंग का ये समिट हुआ, वो मेंबर नया ऐड हुआ, यही सब चला है। आगे बढ़ते हैं पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें ए फॉर एग्रीकल्चर। एक योजना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। वो ऐसा है कि पूरे देश में जो एकदम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ योजनाओं को ठीक से अमल कराएंगे। ऐसी नीति आयोग की योजना है जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसी की देखा देखी में नए बजट में बोला गया था एक प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 24,000 करोड़ अगले 6 साल में देंगे, और वहाँ ये बाकी जो योजना है उसको ठीक से अमल कराएंगे। ऐसी ये प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना है। क्योंकि बिहार में इलेक्शन थे तो एग्रीकल्चर के नाम पे बिहार का मखना बहुत चर्चा में रहा। बजट के अंदर उसके लिए एक नया नेशनल बोर्ड बनाएंगे, ये वो बातें हुई। इंटरेस्टिंगली पूरे भारत में जितना मखना प्रोड्यूस होता है उसका 90% बिहार से आता है, लेकिन भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मखना प्रोडक्ट्स का पंजाब है, बिहार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में वो इंडस्ट्री ही नहीं है, सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज़्यादातर पंजाब में है, कर्नाटक की साइड होगी। तो इधर से सब रॉ प्रोडक्ट्स जाएगा पंजाब, पंजाब में उसका सब चीज़ें बनेगी, नमकीन, मिठाई, जो भी, और एक्सपोर्ट होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, सेटिंग ऑफ कंपनीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2025 में एग्रीकल्चर के नाम पे कुछ खास रहा नहीं है, मखना बोर्ड वगैरह 2-3 बातें थी। क्योंकि अब समझो, मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ है। स्टेट इलेक्शन जीतने थे तो महाराष्ट्र में लाड़की बहन, बिहार में महिलाओं को 10,000 रेवड़ी बांट दी। तो फिर बाकी किसान एज अ वोट बैंक कुछ पूरे भारत के लिए किया जाए, जैसा शायद 2019 के चुनाव में किया था कि 6,000 रुपये देंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ऐसी कोई बड़ी बात 2025 में मुझे दिखी नहीं। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो सीपीआई इन्फ्लेशन काबू में ही है भाई, 0.7% ही है। ये अब गलत बोल रहे हैं, महंगाई है ही नहीं एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो एग्रीकल्चर कुछ खास था नहीं। आगे बढ़ते हैं पिलर 4B, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। एप्पल कंपनी चीन से अपनी फैक्ट्रियां हटा के भारत में एप्पल आईफोन बनाए, तो ऐसे जो अगर 100 रुपये के इंडिया मेड आईफोन बेचेगा उस पर भारत सरकार एप्पल कंपनी को 4 से 6% सब्सिडी देगी। ऐसी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम थी। फिर सरकार ने बोला बंद करेंगे, फिर कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ इंडस्ट्री ने कहा हमको अभी भी सहायता चाहिए, तो वापस चालू किया। तो डबल डोल की टाइप का चलते रहता है। हालांकि नया बजट फरवरी में आएगा तो और क्लैरिटी मिलेगी कि चालू है कि बंद है। स्टार्टअप कंपनियां, तो स्टार्टअप कंपनियां IPO के मामले में थोड़ा सा फीका रहा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी इनसे काफ़ी नाराज रहे। ये स्टार्टअप के नाम पे भारत में ये सब आइसक्रीम कंपनियां और स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय बनाए, आप लोगों ने कुछ बड़ा AI डीप टेक टेक्नोलॉजी किया नहीं है। उसका हालांकि काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि चीन में भी AI डीप टेक टेक्नोलॉजी अभी आया भाई, शुरुआत में तो वो भी ऐसी सब ई-कॉमर्स और स्विगी जोमेटो टाइप की ही ऐप्स बनी है। उससे पैसा आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, फिर वही एंटरप्रेन्योर आगे AI डीप टेक में जाएंगे। ये पहली बात है। दूसरा, स्विगी जोमेटो वगैरह ने भी सब लोगों को रोजगार दिया, तो एक प्रकार से इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद की है। और तीसरा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने की या कोई खास किस्म के स्टार्टअप बनवाने की जिम्मेदारी किसी की बनती है तो सरकार की भी तो है। अब ये कहे शार्क टैंक वालों की जिम्मेदारी है स्टार्टअप प्रमोट करना, तो वो तो TRP के लिए चलता है। तो स्वाभाविक है शार्क टैंक में किस टाइप के स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगा जो आम जनता समझ पाए
कि टी शर्ट बनियान है, खिलौने हैं, ये सब के पैसे आएंगे। एआई डीप टेक वाला वो दिखाएगा तो उसके व्यूज़ ही नहीं आएंगे टीवी चैनल पे, यूट्यूब पे, उसको क्यों फंडिंग देगा। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, कोल्हापुरी चंपल, उसको जीआई स्टेटस है। मतलब अगर मैं अहमदाबाद में चंपल बनाऊं और उस पर स्टिकर लगाऊं कोल्हापुरी चंपल तो मुझे सजा होगी। लेकिन ये सब भारत के कानून भारत के लिए है। एक विदेशी कंपनी प्राडा, उसने मिलते जुलते चंपल लॉन्च किए और भारत को कोई क्रेडिट नहीं, वहाँ कोल्हापुर के अंदर काम करने वाले कारीगरों को कोई क्रेडिट, पैसा नहीं। हालांकि बाद में विवाद हुआ तो उनके साथ डील की और ये सब चल रहा था। पिलर 4B के बाद 4C जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट जॉब वगैरह में क्या है कि पहले मजदूरों के लिए बहुत सारे कानून थे। सिर्फ हम बात करें सैलरी के अलग अलग कानून, कि जैसे मजदूर को टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। महिला पुरुष को एक समान काम के लिए एक समान सैलरी मिलनी चाहिए, तो इक्वल रिमनरेशन का दूसरा कानून होगा। मजदूर को मान लो दिन में 500 रुपये से कम में काम नहीं करा सकते, मिनिमम वेजेस एक्ट का तीसरा कानून होगा। ऐसे बहुत सारे कानून थे, तो सबको मर्ज करते करते 4 ही कानून बचे हैं। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, मतलब ये ईपीएफओ पेंशन टाइप की सब चीज़ें, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो 4 लेबर कोड्स हालांकि बहुत पहले बना दिए थे, लेकिन अब नोटिफाई करेंगे, अमल करेंगे, ऐसा नवंबर 2025 में समाचार में रहा। मजदूरों की बात किए तो एआई से होगा जॉब लॉस। इसके साथ जुड़ा एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है एंजल्स पॉज। वो ये कहता है कि स्टेज 1 में एआई के चलते जॉब्स चले जाएंगे, और वो आप देखिए टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस सब में करीब 50,000 लोगों की नौकरियां चली गई, क्योंकि बहुत सारा डेटा एंट्री का काम, डॉक्यूमेंट इंटरप्रिटेशन का काम एआई खुद से कर लेता है। तो स्टेज 1 में समझो जॉब्स जाएंगी। जो लोगों की जॉब बच भी गई तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, उनको बस भगवान की मेहरबानी रखनी है कि मेरी जॉब बच गई, सैलरी नहीं बढ़ेगी। हालांकि जब एआई का स्टेज 2 आएगा, जो भी 10-20 साल बाद, तब जीडीपी भी बढ़ेगा और मजदूरों की सैलरी भी बढ़ेगी। ऐसा पहले ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति अंग्रेजों के ज़माने में आई थी, ऐसा 2 स्टेज में हुआ था। उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है एंजल्स पॉज। तो इतिहास का पुनरावर्तन होगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। बाकी ये अनएम्प्लॉयमेंट में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये तो सब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब फरवरी में हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पिलर 4D फॉर जीडीपी, ई फॉर इन्फ्लेशन। तो 4DE में क्या था? आईएमएफ ने प्रिडिक्शन किया कि 2025 में जीडीपी के हिसाब से नंबर 1 यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, चौथे स्थान पर नॉर्मली जापान रहता था, उसकी जगह भारत रहेगा, और 5वें स्थान पर जापान आ जाएगा। सो इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। स्वाभाविक ऐसा कुछ आएगा, द हिंदू को मजा नहीं आएगा, तो वो सब अलग चलाने लगे कि इससे क्या हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट में तो हमारा अभी 130 रैंक है, बांग्लादेश का भी उतना ही रैंक है, वियतनाम जैसे देशों में पर कैपिटा जीडीपी और लाइफ स्टैंडर्ड हमसे अच्छा है, एयर क्वालिटी वगैरह वगैरह बातें चली। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बात करते हैं एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एयर क्वालिटी, ये सब। तो इस पर भी जोर देने की ज़रूरत है। यही आईएमएफ ने एक साइड क्या बोला कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दूसरी साइड उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि भारत के अंदर ये जो एनएसओ डेटा कलेक्ट करती है, इंडियन नेशनल अकाउंट्स को सर्टिफिकेट कौन सा मिला? ए ग्रेड नहीं, बी ग्रेड नहीं, सी ग्रेड है तुम्हारा सब, क्योंकि तुम्हारा बेस ईयर अपडेटेड नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम होते हैं उसका सही से अकाउंटिंग नहीं होता, तुम्हारी सर्वे मेथड से सब ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। तो सरकार ने अपना रैंकिंग ठीक करने के लिए कहा है कि हम लोग बेस ईयर चेंज करेंगे, हम लोग आईआईपी, सीपीआई वगैरह की जो मैथोडोलॉजी है उसमें डेटा कलेक्शन में अलग अलग जो चीज़ें, उसको जो वजन वेटेज दिया जाता है उसको चेंज करेंगे। वो सब बातें चल रही हैं। इसके फैक्ट से मैं अभी आपको बोर नहीं करूंगा, फरवरी में Win26 सीरीज में वापस पढ़ना ही होगा। तो दैट वाज पिलर 4। अब चलते हैं पिलर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारत में प्राइवेट सेक्टर अदानी भी अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल सकता है कि नहीं? खोल सकता है, पर पहले सब नियम ऐसे बनाए थे कि मान लो भगवान नहीं करे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो गया, जैसा चेरनोबिल में हुआ, जापान में फुकुशिवा में हुआ, तो स्वाभाविक है मान लो 100 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी 7 पीढ़ियों तक बच्चे सब अपाहिज पैदा हो, तो तुम 700 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दो, 1000 करोड़ का कोई लिमिट ही नहीं। तो अनलिमिटेड न्यूक्लियर लायबिलिटी होगी तो कोई प्राइवेट कंपनी क्यों न्यूक्लियर प्लांट खोलेगी? तो वो सबको ठीक करने के लिए एक शांति बिल या कानून अब जो बनेगा, प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बने, उसके लिए कोशिश हो रही है। माइनिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में
आप कहे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, तो भाई स्टोर करने के लिए बैटरी चाहिए, उसके लिए लिथियम और बाकी क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। तो इसके लिए एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनी थी अमेरिका में जब जो बाइडन प्रेसिडेंट थे। तो वहाँ पर भी पहले भारत को ऐड नहीं किया था, फिर एक बार मोदी जी मुलाकात को गए तो फिर ठीक है आपको ऐड करते हैं, एक बात हुई। अब प्रेसिडेंट आया ट्रंप, उसने कहा मैं अपना नया ऐसा ग्रुप बनाता हूँ पैक्स सिलिका, उसमें जापान, साउथ कोरिया सबको बना दिया मेंबर, भारत को मेंबर नहीं बनाया। तो इसे भी वही नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज। और अमेरिका की सारी जो भारत से मित्रता है वो ऐसी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है। बिडेन भी समझो उसने तुरंत हमको मेंबर नहीं बनाया, वो तो गए तब जाके कुछ लेन देन हुई होगी, क्विड प्रो क्रो, फिर हमें मेंबर बनाए। तो गोरे किसी के दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपना ही पहले देखते हैं। वो पहले भी अंग्रेजों के ज़माने में कॉलोनाइजेशन में यही किया और आज भी यही चलता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पायलट एक हफ्ते में या एक दिन में कितने घंटे तक वो प्लेन उड़ा सकता है, फिर उसको आराम मिलना चाहिए वरना नींद आ गई तो प्लेन क्रैश हो जाए। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने उसके कुछ रूल्स बनाए होंगे, इंडिगो ने वो रूल्स माने नहीं, फिर लास्ट डेट आई तो फिर अच्छा अभी फ्लाइट कैंसिल करते हैं, सब डिसरप्शन हुआ, पब्लिक परेशान हुई, प्रेशर बना, सोशल मीडिया में हंगामा, तो डीजीसीए ने इंडिगो को सब छूट दे दी, ये सब गोल गोल बात चली। तो दैट वाज मतलब नवंबर दिसंबर में तो यही सब चल रहा था। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, टोल नाके पे फास्टैग से आपका टोल नाके का पैसा कटता है। हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा देखो ये सब हम हटा देते हैं, सीधा सैटेलाइट से जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली उसमें जीपीएस ट्रैक करोगा, सीधा पैसा कट जाए। सैटेलाइट बेस्ड टोल प्लाजा हम सब करेंगे। फिर उसमें प्रॉब्लम हुई कि भाई प्राइवेसी का क्या, मुकेश अंबानी गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई उसका जीपीएस ट्रैकर हैक कर दे और सब फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा हो जाए और रास्ते से किडनैप कर ले, तो सेफ नहीं है। इसलिए फिर सरकार ने कहा नहीं नहीं अभी हम ये सैटेलाइट बेस्ड टोल कनेक्शन नहीं करेंगे, फिर अभी वापस चला नहीं नहीं करेंगे, तो सब डबल डोल की टाइप का चल रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट की बात की तो 2019 के बाद बनी गाड़ियाँ, उसके मैनुअल में ऐसा लिखा है कि भाई 10% से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड मत करना, लेकिन फिर भी ठूसा जा रहा है चम्मच दे के कि E20 20% मर्ज करेंगे। पब्लिक ने विरोध किया तो सब इन्फ्लुएंसर को काम पे लगा दिया पॉजिटिव पीआर के लिए। स्मार्ट सिटी 2015 से 25 तक वो सब स्कीम चली, फिर अब सरकार ने फंडिंग बंद कर दिया। अब इससे तकलीफ क्या हुई कि हर एक स्मार्ट सिटी में सब सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग के लिए कमांड सेंटर बनाए थे, जिसमें बहुत सारे डेटा एंट्री ऑपरेटर को फिक्स सैलरी पे रखा होगा। उनकी अब सैलरी देगा कौन, क्योंकि यूनियन ने तो फंडिंग बंद कर दिया, स्टेट सोचे अब इसमें अपना क्या आउटपुट है। इससे अच्छा है ये लाड़की बहन योजना ही कर लेते, 1500 रुपये में वोट मिल जाए या जो भी। तो दिस इज ऑल्सो न्यू अनसर्टेनिटी। इसके चलते होगा ये कि स्मार्ट सिटी का रख रखाव कंटिन्यूस बेसिस पे आने वाले वर्षों में भी होगा कि नहीं, दैट रिमेन्स अ प्रॉब्लम। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें 6G टेक्नोलॉजी, वोडाफोन आइडिया के वांदे चल रहे थे, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की समस्या, सरकार ने लगभग 49% शेयर होल्डिंग अपने हाथ में ले ली, अब कुछ चल रहा है कि वापस सरकार बेच भी देगी। बॉल बाय बॉल कमेंट्री बहुत रही। आखिरी पिलर है पिलर 6, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उसमें सबसे पहले तो इंसानों की जनगणना करनी होगी। 2011 में हुई थी तो 10 साल के बाद 2021 में होनी चाहिए, कोरोना के चलते पोस्टपोन होती रही, अभी 2027 में होगी। 27 में इस जनगणना के साथ कास्ट सेंसस भी होगा। सेल्फ इनमरेशन मतलब आप खुद से ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन करके कि मैं हूं और मेरे घर में 4 लोग हैं, ये भी कर सकते हैं आप। और जो उसके सर्वेयर आएंगे वो मोबाइल ऐप के जरिए सब डेटा एंट्री करेंगे, पेपरलेस काम होगा। बहुत सारा जनरल नॉलेज सेंसस के साथ जुड़ा है। जापान जैसे देशों में आप जानते हैं एज पिरामिड उल्टा हो गया कि बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। डेमोग्राफिक विंटर, भारत के भी कुछ राज्यों में ये समस्या हो सकती है कि जैसे केरला से लेके हिमाचल उत्तराखंड वगैरह में एक महिला को 2 नहीं एक ही बच्चे पैदा हो। तो धीरे धीरे आपने स्कूलों को मर्ज करना होगा, क्योंकि क्लास 1 में इतने बच्चे ही नहीं कि अलग अलग गांव में स्कूल चल सके, तो 5 गांव की एक स्कूल करनी पड़े, तो बाकी 4 गांव के बच्चे कैसे आएंगे, उसके बस की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। उसी तरह ये जितने लोग बूढ़े हो गए उन सबको पेंशन देना पड़ेगा, तो क्या LIC EPFO इतना संभाल पाएगा, क्या उतने फंड उनके पास हैं, या फिर हमने भी फ्रांस की तरह हमारी पेंशन या रिटायरमेंट एज को बढ़ाना चाहिए कि तुमको 60 साल नहीं 70 ईयर्स पे मिलेगा, 10 साल और नौकरी करो। ऐसा कुछ किया तो फ्रांस में दंगे हुए थे, क्या भारत में हो जाएंगे। तो मैनी चैलेंजेस आर देयर। तो ये वही एक तो पॉपुलेशन की बात। उसके बाद
टेक्निकली दूसरा मैं पढ़ाता हूँ हेल्थ केयर, लेकिन आप पाएंगे 2025 में हेल्थ केयर के नाम पे कुछ खास रहा नहीं। उसका कारण ये कि सर समझो सरकार को जो भी बजट में बोलना था तो मिडिल क्लास को मौज करा दी, 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं, स्टेट इलेक्शन में रेवड़ी बांट दी, तो हेल्थ केयर एक अलग मुद्दा था ही नहीं। तो बहुत कोई जोरदार वहाँ पर योजना या कुछ नया निकल के आया ऐसा है नहीं। एजुकेशन में जाते हैं, एजुकेशन में भी नया तो कुछ नहीं, पुरानी एक योजना है कि पीएम श्री स्कूल, मतलब पूरे भारत में 10-15 हज़ार स्कूलों को केंद्र सरकार एक्स्ट्रा फंडिंग देगा और एकदम अफलातून स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएंगे, सब एसी और जोरदार कर देंगे। केरला ने ये स्कीम नहीं मानी, केंद्र सरकार ने बाकी भी सारी एजुकेशन स्कीम का फंडिंग रोक दिया, तो फिर केरला ने कहा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हालांकि उसके 2-3 दिन बाद वापस लेटर लिखा कि हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी अंदर उसकी सहमति नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे। तो इधर भी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चलती है। स्कूल में आते बोर्ड एग्जाम, 2026 में नया प्रयोग होगा। क्लास 9 के बच्चों को ओपन बुक एग्जाम, मतलब घर से किताब लेके जाओ, उसमें से पढ़ पढ़ के जवाब लिखो। टीचर के रूप में मैं इसके सहमति नहीं है मेरी, लेकिन आप जानते मेरी सहमति असहमति से कुछ है नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो किताब लेके जाने नहीं देगा ना। तो ये सभी बच्चों को बाद में आईआईटी में जाना है या एमबीबीएस का नीट एग्जाम दे, उधर क्या करेगा। तो इक्विप करना चाहिए, एग्जाम का स्ट्रेस कम करो। पेरेंट के रूप में ठीक है, लोग बोले स्ट्रेस कम करना चाहिए, कोचिंग वाले के रूप में मुझे तो ये सब बातें प्रैक्टिकल नहीं लगती। यार ऐसी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके लोग जाते हैं आईआईटी में। आईआईटी में आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय में स्ट्रेस बढ़ना, सुसाइड, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे। उसका एक कारण कि जो बच्चे हैं वो हिंदी और प्रादेशिक भाषा के मीडियम से आए, कोचिंग लेके उसने एंट्रेंस एग्जाम तो पास कर दिया, पर वहाँ पर जो एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती है इंग्लिश में उसको पल्ले नहीं पड़े, तो सेमिस्टर एग्जाम में उसके मार्क्स कम आए, फिर उसको और प्रेशर कि देखो तुम्हारा ये जो भी ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे, तुमको तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। उस स्ट्रेस में बेचारा फिर गलत स्टेप उठाए। तो आईआईटी जोधपुर ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, पहले सेमिस्टर में हिंदी में पढ़ाएंगे ताकि उसको थोड़ा सोच डूबना शुरू हो, और ये अच्छा डिसीजन है, ऐसा मेरा मानना है। एजुकेशन के ऊपर आती है स्किल डेवलपमेंट, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में भी कुछ ज़्यादा नई चीज़ मुझे देखने को मिली नहीं। आपको खुरेज के निकालना तो ये पोर्टल बना, वो ऐप बना, वो विन 26 में देखेंगे। इधर पूरे साल का मुझे ओवरव्यू देना है, उसमें देने लायक मुझे कुछ दिखा। गरीबी हटाओ, पहले थी मनरेगा योजना, मोदी जी ने कहा नहीं जी राम जी, तो योजना जो पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था 125 दिन का मिलेगा। हालांकि एग्रीकल्चर सीजन में काम रोक दिया जाएगा और राज्य सरकारों ने इस योजना में ज़्यादा पैसे देने होंगे, ये सब रूल्स हुए। गरीबी नापते कैसे हैं? वर्ल्ड बैंक ने कहा देखो, अगर तुम दिन में $3 भी खर्च नहीं कर पाते, यू आर एक्सट्रीमली पुअर। तो ऐसी नई व्याख्या की गई, और इस हिसाब से भारत की 5.25% आबादी बहुत ही गरीब है। हालांकि केरला ने कहा नहीं, हम गरीब नहीं हैं, हम संपूर्ण रूप से गरीबी मुक्त हैं। आपके इनको ऐसा मेडल किसने दिया? नीति आयोग ने दिया? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने दिया? नहीं। वर्ल्ड बैंक वालों ने दिया? नहीं। इनफैक्ट केरला का ये कहना है हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन मानते ही नहीं। हमने मतलब केरला सरकार का ये कहना है कि केरला सरकार ने खुद सर्वे किया और उनको जो भी 50,000 लोग गरीब दिखे उन सबको योजनाओं का लाभ दिखा, तो वो लोग गरीब नहीं है। तो इस तरह से केरला खुद ही से खुद को सर्टिफिकेट दे रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त है। गरीबी के अलावा एक और कंसेप्ट है इनइक्वालिटी, असमानता। उसमें गिनी कोएफिशिएंट है कि मान लो पूरे भारत में सिर्फ अदानी और अंबानी हो, दोनों मालदार है, कोई इनइक्वालिटी नहीं, तो मैं लिखूंगा 0, यहाँ पर स्कोर बनेगा 0, मतलब कोई इनइक्वालिटी नहीं। और उससे टोटल विपरीत कि एक तरफ अदानी के पास सारा पैसा और गरीब लोग के पास कुछ नहीं हो, तो 100% इनइक्वालिटी, तो मैं स्कोर बनाऊंगा 100। तो गिनी कोएफिशिएंट 0 से 100 या 0 से 1 बना सकते हैं आप। तो इसमें आप समझो 0 के जितना करीब है वो अच्छा है, 100 के जितना करीब है वो बुरा है। तो वर्ल्ड बैंक ने डेटा निकाला कि देखो यूएसए में स्कोर बना 41, चाइना में 35, इंडिया में 25। तो इंडिया का 25 0 के करीब है, तो मतलब भारत में यूएसए और चाइना के मुकाबले भी ज़्यादा समानता है, इक्वालिटी है। इनफैक्ट पूरी दुनिया के जो 4-5 बेस्ट देश है उसमें भारत आ गया। एक तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, उसमें एकदम पीछे, लेकिन असमानता बहुत कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही नाम लिया, हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उससे हम निकालते हैं। इसका स्कोर जो बनता है, आइसलैंड को मिला नंबर 1, भारत को मिला रैंक 130, बांग्लादेश को भी सेम रैंक मिला, क्योंकि दोनों का स्कोर सेम है तो रैंक में टाई पड़ गई।
इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे इंडेक्स रिपोर्ट होते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर गैप, इनोवेशन का इंडेक्स वगैरह वगैरह, वो सब कुछ विन 26 में देखेंगे। तो कुल मिला के पूरे साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, उसमें अभी 1 घंटे में मुझे जो आपको ओवरव्यू देना था मैंने कुछ बातें कही, बाकी छोटा छोटा बहुत कुछ है फरवरी में हम पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में मार्क करके रखे 5 फरवरी गुरुवार रात 9 बजे से मेरी सीरीज शुरू होगी। वो एक लेक्चर नहीं होगा, उसमें 6-7 लेक्चर होंगे। उस हिसाब से 10-1 घंटे की पढ़ाई होगी, 50-100 पेज का उसका फ्री हैंडआउट बनेगा, पूरी सीरीज चलेगी। जनवरी में आज मैंने आपको केवल ओवरव्यू दिया। दिसंबर 25 से मेरा इकोनॉमी का फुल लेंथ प्रीलिम्स का कोर्स PCB 15, मतलब कोरोना के बाद 15वीं बार मैं पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है, तो इट इज़ नॉट टू लेट टू ज्वाइन। गुरु शुक्र शनि रवि क्लास होती है, बुधवार को टेस्ट होती है, अलग से आपको हैंडआउट दिए जाते हैं, सब कुछ आपको मिलता है। उसमें थियरी, करंट, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाते हैं, MCQ, PYQ, 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन की आपको मॉक टेस्ट मिल रही है। तो अगर आप बिगिनर हैं या रिपीटर हैं, उसको ज्वाइन करें, आपको फ़ायदा होगा। और अनअकैडमी का ये नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है कि ना सिर्फ मेरा इकोनॉमी बल्कि बाकी एक्सपर्ट टीचर्स का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, CSET सब कुछ आपको मिलता है। और अभी नए साल के ऑफर के तहत 60% ऑफ, मतलब 17,999 में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें GS, CSET, प्रीलिम, मेंस इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन सब कुछ आपको मिल रहा है। और अनअकैडमी के ही ऐसे सब ऑफरिंग्स का फ़ायदा उठा के पिछली एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने UPSC क्रैक किया है। उसमें मैं मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ूँ तो वो नंबर और बढ़ जाता है, लेकिन मॉक इंटरव्यू वाले में कभी काउंट नहीं करता। कुछ संस्थाएं काउंट करती है, फिर उनको CCPA से दंड होता है, लेकिन मेरे में बुद्धि पहले से ही है, तो मैं कभी वो काउंट नहीं करता। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आदमी ठोकर खा के सीखता है, कुछ ऐसा है जो दूसरों को ठोकर खाते देखकर सीखता है। तो कोचिंग में भी अच्छे टीचर से आप पढ़ेंगे तो ठोकर खाने से आपको बचा देंगे, ट्रायल एरर कम होंगे। सो डू टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.